जय श्री राम। साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास नंबर 20 रहेगी आज, यानी साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास के अंतर्गत क्लास नंबर 20 रहेगी। और 20 नंबर क्लास का जो आज का टॉपिक रहेगा वो मानसिक स्वास्थ्य रहेगा, यानी मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ अपने इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत अपने पूरे मानसिक स्वास्थ्य को इसी एक क्लास के अंतर्गत अपने कंप्लीट कर लेंगे, तो पूरा जो आपका टॉपिक है वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए क्लास को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और साथ साथ में आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी है वो आपको बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि अपने को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो इसलिए अपने को क्लास को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। क्लास पूरा देखिए और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ है एक महत्वपूर्ण विद्यार्थी के लिए होता है, बालक के लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है। मेंटल हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है। बी काइंड टू योर माइंड, यानी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना अति आवश्यक है। जब तक मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता है तो हम कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। अब अपने चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ। कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ देखिए, किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध उसकी भावनात्मक यानी इमोशनल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और सामाजिक सोशल स्थिति से जुड़ा होता है। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसका असर व्यक्ति के तनाव को संभालने और जीवन से जुड़े जरूरी विकल्प के चयन पर भी पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन के प्रत्येक चरण अर्थात बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और बुढ़ापे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अपने को समझ लेना है कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध उसकी भावनात्मक यानी इमोशनल, जो मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और सामाजिक सोशल स्थिति से जुड़ा होता है। किससे होता है? भावात्मक से जुड़ा होता है, मनोवैज्ञानिक जुड़ा होता है और सामाजिक जुड़ा होता है, जिसको अपन इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। यानी मानसिक स्वास्थ्य क्या करता है? उसके सोचने की को प्रभावित करता है, समझने को प्रभावित करता है, महसूस करने को प्रभावित करता है और कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसका असर व्यक्ति के तनाव को संभालने और जीवन से जुड़े जरूरी विकल्प के चयन पर भी पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन के प्रत्येक चरण अर्थात बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और बुढ़ापे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य से हम देखते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं होता। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करना अधिक उचित होगा। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिकता की संपूर्ण स्थिति है। स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावनात्मक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है। यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक विकार में अवसाद दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है और यह कई सामाजिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी और नशाखोरी आदि को जन्म देती है।
तो यहाँ अपने को समझना है कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक समस्या नहीं होता। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करना अधिक उचित होगा। यानी पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के रूप में परिभाषित करना उचित होगा। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिकता की पूर्ण स्थिति है, संपूर्ण स्थिति है। यानी स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक है, मानसिक है और सामाजिकता की संपूर्ण स्थिति है। स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावनात्मक और मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है। यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक विकार में अवसाद दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है। यह कई सामाजिक समस्याओं से बेरोजगारी, गरीबी और नशाखोरी को जन्म देती है। तो मानसिक अवसाद का भी होना एक अपने यूं कहें कि कहीं ना कहीं इसका एक लक्षण है कि मानसिक अवसाद की स्थिति भी यहाँ आ जाती है, और जिसके माध्यम से क्या करता है, फिर उसमें बेरोजगारी आती है, नशाखोरी होती है। तो मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकारों के तहत अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, चिंता, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिप्रेशन, नशे की लत, कमजोर याददाश्त, भूलने की बीमारी, भ्रम आदि आते हैं। इसके लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदास महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग होना, थकान एवं निद्रा की समस्या आदि इसके लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकारों के तहत अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, चिंता, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिप्रेशन, नशे की लत, कमजोर याददाश्त, भूलने की बीमारी और भ्रम आदि आते हैं। इसके लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदास महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग होना, थकान एवं निद्रा की समस्या आदि इसके लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। मेंटल हेल्थ मैटर्स, यानी मेंटल हेल्थ मैटर्स ये काफी महत्वपूर्ण है। मेंटल हेल्थ अच्छा होना अति आवश्यक है। जब तक बालक का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार का वो कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, और इसके अलावा बहुत सारे विकार उसके अंतर्गत पैदा हो जाते हैं। जिस प्रकार अभी हमने चर्चा कर रहे थे कि उसमें क्या है, नशाखोरी की आदत आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत सारे रोगों को वो पैदा कर देता है। तो अब बात आती है हमारे सामने कि मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा, जब व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से मुक्त होता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता है, और उसकी इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है। यानी जब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से मुक्त होता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता है, और उसकी इस अवस्था को क्या कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है। हैंडफील्ड के अनुसार, यानी एक कोटेशन देख लीजिए, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। ये किसने कही? हैडफील्ड के अनुसार। कुप्पुस्वामी के शब्दों में, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं एवं आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता है। इसका अर्थ जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने तो उसको स्वीकार करने की योग्यता है। यानी कुप्पुस्वामी क्या कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता है, और इसका अर्थ जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने तथा उनको स्वीकार करने की योग्यता है। ये कुप्पुस्वामी की कोटेशन है। इसके बाद कि ये मेनिंगर के शब्दों में उन्होंने भी अपनी एक कोटेशन दी है। मानसिक स्वास्थ्य मनुष्यों का आपस में तथा मानव जगत के साथ समायोजन है। यानी मानसिक स्वास्थ्य मनुष्यों का आपस में तथा मानव जगत के साथ समायोजन है। क्रो के शब्दों में, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है, और इसी से मानव संबंधों का संपूर्ण क्षेत्र प्रभावित होता है।
लेडले के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन करने की योग्यता। तो ये कैनिन की कोटेशन है। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई स्वास्थ्य नहीं है, यानी मानसिक स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। यदि मानसिक स्वास्थ्य नहीं है तो उसके बिना कोई भी स्वास्थ्य नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना जाता है और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना अति आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। यह चर्चा करते हैं अपने भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति किस प्रकार की है। तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, भारत में अगर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। विश्व में मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की समस्या से जूझ रहे लोगों में भारत का करीब 15% हिस्सा शामिल है। साथ ही भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का फंड के आवंटन भी अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। भारत में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक हैं और कॉमनवेल्थ देशों के नियमों के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 5-6 मनोचिकित्सक होने चाहिए। WHO के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाएगी और मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है और इसे वहां आज भी काल्पनिक माना जाता है और मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि शारीरिक रोगों की तरह मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक दुनिया भर में अवसाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी। यानी ये भारत की स्थिति मानसिक रूप स्वास्थ्य की स्थिति है। ये इसके अंतर्गत कि भारत में अगर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की बात अपने करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। विश्व में मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की समस्या से जूझ रहे लोगों में भारत का करीब 15% हिस्सा इसमें शामिल है और साथ ही भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का फंड आवंटन भी अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। भारत में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक हैं, यानी 10 लाख की आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक। कॉमनवेल्थ देशों के नियमों के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 5-6 मनोचिकित्सक होने चाहिए। WHO के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20% मानसिक आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाएगी और मानसिक रोगों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है और इसे यहाँ आज भी काल्पनिक माना जाता है और मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि शारीरिक रोगों की तरह मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक दुनिया भर में अवसाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। तो ये भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति आती है। उसके बाद आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों में बौद्धिक अक्षमता और तकरीबन 7,22,826 लोगों में मनोसामाजिक विकलांगता मौजूद है। इसके बावजूद भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय का मात्र 1.3% है और 2011 की जनगणना के अनुसार मानसिक रोगों से ग्रस्त करीब 78.62% लोग बेरोजगार हैं। भारत में मानसिक रूप से बीमार लोगों के पास या तो देखभाल की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और यदि सुविधाएं हैं भी तो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। यानी ये एक विकट समस्या है हमारे सामने कि आंकड़े अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग है। 15 से जो 29 आयु वर्ग के जो लोग हैं
उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या माना जाता है। और 2011 की जनगणना के आंकड़ों अनुसार भारत में तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों में बौद्धिक अक्षमता और तकरीबन 7,22,826 लोगों में मनोसामाजिक विकलांगता मौजूद है। यानी 1.5 मिलियन लोगों में बौद्धिक अक्षमता और 7.25 लाख लोगों में लगभग मनो सामाजिक विकलांगता मौजूद है। इसके बावजूद भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय कुल सरकारी व्यय का लगभग 1.3% ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मानसिक रोगों से ग्रस्त करीब 78.5% लोग बेरोजगार हैं। भारत में मानसिक रूप से बीमार लोगों के पास या तो देखभाल की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और ये सुविधाएं हैं भी तो उनमें गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार यानी मानसिक रूप से समस्या है वो बड़ी गंभीर मानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, WHO क्या कहता है इस पे अपने को ध्यान देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत कर सकता है और साथ ही तनाव की समस्या से निपटने की क्षमता भी रखता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में विलियम स्विट्जर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिसे सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के कार्यों में समकालीन दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार अपने को क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिससे व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है, और इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत कर सकता है और साथ ही तनाव की समस्या से निपटने की क्षमता भी रखता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में विलियम स्विट्जर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिसे सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के कार्यों में समकालीन दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, यानी वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। विश्व स्तर पर अगर मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मानसिक विकार विश्व में रुग्ण स्वास्थ्य और विकलांगता उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारण है। WHO के अनुसार 450 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर मानसिक विकार से पीड़ित हैं, और विश्व में 4 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर मानसिक विकार या तंत्रिका संबंधी विकारों से प्रभावित है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 10 से 19 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों की वैश्विक रोग भार में 16% की हिस्सेदारी है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने विश्व के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को यथार्थवादी बनाने के लिए वर्ष 1992 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की। यानी विश्व मानसिक दिवस की स्थापना यानी जो अपने 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व स्तर पर अगर मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मानसिक विकार विश्व में रुग्ण स्वास्थ्य और विकलांगता उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारण है। WHO के अनुसार 150 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर मानसिक विकार से पीड़ित हैं, यानी 450 मिलियन लोग। विश्व में 4 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर मानसिक विकार या तंत्रिका संबंधी विकारों को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 10 से 19 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों की वैश्विक रोग भार में 16% की हिस्सेदारी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने विश्व के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को यथार्थवादी बनाने के लिए वर्ष 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की है। यानी 1992 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना के ध्यान रखना कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको 10 अक्टूबर ध्यान रखना है और 1992 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो मानसिक रोगों के बहुत सारे ऐसे कारण हैं, उदासी है, अत्यधिक चिंता है, नींद की गड़बड़ी है, सामाजिक गतिविधियां टूटती है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे क्या है मानसिक रोग है वो। मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करने वाले कारक, तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करें
तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों में समाज और परिवार की भी अहम भूमिका होती है। व्यक्ति के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कई कारण होते हैं। कई बार आर्थिक और नैतिक पहलू इन कारकों के आविर्भाव में उत्तरदायी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। यानी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों में समाज और परिवार की भी अहम भूमिका होती है। व्यक्ति के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कई कारण होते हैं। कई बार आर्थिक एवं नैतिक पहलू इन कारकों के आविर्भाव में उत्तरदायी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। मानसिक रोग के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके बारे में अपने यहाँ चर्चा कर चुके हैं, जिनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कारणों के बारे में हमने चर्चा करें अपने। पहला है अनुवांशिकता, दूसरा है गर्भावस्था संबंधित पहलू, तीसरा है मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण, पांचवा है पारिवारिक विवाद, छठा है मानसिक आघात और सातवां है सामाजिक कारण। यानी ये क्या है, प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इन कारणों को अपने को ध्यान रखना है। अनुवांशिकता, गर्भावस्था संबंधित पहलू, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, मनोवैज्ञानिक कारण, पारिवारिक विवाद, मानसिक आघात और सामाजिक कारण। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं। नियमित जीवन, रेगुलर लाइफ। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय और स्वाभाविक ढंग से करता है। उसके रहन सहन, खान पान, सोने जागने की निश्चित आदतें बन जाती हैं और वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान देता है तथा उसका शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहता है। सामंजस्य की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में शीघ्र समायोजन स्थापित कर लेता है और वह दूसरों के विचारों एवं समस्याओं को ठीक प्रकार से समझकर उनसे यथोचित व्यवहार करता है। तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं। पहला है नियमित जीवन, दूसरा है सामंजस्य की योग्यता यानी रेगुलर लाइफ और एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। तीसरा है संवेगात्मक परिपक्वता। इमोशनल मैच्योरिटी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के व्यवहार में बौद्धिक व संवेगात्मक परिपक्वता दिखलाई पड़ती है। इसका तात्पर्य यह है कि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि संवेगों को नियंत्रण में रखने तथा उचित ढंग से प्रकट करने की योग्यता होती है और उसे अपने संवेगों पर नियंत्रण करने में किसी तरह का मानसिक कष्ट नहीं होता और वह समस्त कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न करता है। तो इस प्रकार यानी संवेगात्मक ये परिपक्वता आता है। चौथा आता है, वो आता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना होती है और वह अपना समस्त कार्य पूर्ण आत्मविश्वास से करता है और उसमें सफल होता है। तो आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, संवेगात्मक परिपक्वता भी है। आत्म मूल्यांकन की क्षमता यानी सेल्फ इवैल्यूएशन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति गुण एवं दोषों को जानता है और वह अपने द्वारा किए गए उचित एवं अनुचित कार्यों का अपने निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर सकता है तथा अपने दोषों को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। वह स्वयं अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करता है। यानी आत्म मूल्यांकन की क्षमता, सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति गुण एवं दोषों को जानता है, वह अपने द्वारा किए गए उचित एवं अनुचित कार्यों का अपने निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर सकता है तथा अपने दोषों को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। वह स्वयं अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करता है। अगला आता है, वो आता है सहनशीलता
एवं संतुलन, सहनशीलता एवं संतुलन, टॉलरेंस एंड बैलेंस। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को जीवन की निराशाओं, विपरीत परिस्थितियों आदि का सामना करने में कष्ट का अनुभव नहीं होता और वह इन परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और अत्यंत धैर्य व सहनशीलता के साथ उनका सामना करता है। तो ये सहनशीलता संतुलन आता है। सातवां है संतोषजनक सामाजिक समायोजन, यानी सेटिस्फैक्टरी सोशल एडजस्टमेंट, संतोषजनक सामाजिक जीवन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज में स्वयं को भली भांति समायोजित कर लेता है और उसके सामाजिक संबंध अत्यंत संतुलित होते हैं और वह सामाजिक कार्यों में प्रसन्नता पूर्वक भाग लेता है। कार्य क्षमता और कार्य में असंतोष, यानी एफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेशन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य को अत्यंत रुचिपूर्वक, ध्यान पूर्वक करता है और उसी कार्य को संपन्न करने में आनंद और संतोष प्राप्त होता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। उदाहरण के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी जब अध्ययन में रुचि लेता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है और सफलता प्राप्त करने पर उसे प्रोत्साहन मिलता है। इससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिस व्यवसाय में नया लगा रहता है उसमें उसकी रुचि होती है और उसे अपने कार्य से संतुष्टि भी होती है। इस तरह उसमें व्यवसाय संबंधी कार्यशीलता बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार कार्य क्षमता और कार्य में संतोष भी क्या होता है, इसके लिए उत्तरदायी कारण होता है। अगला आता है सहनशीलता। ऐसे व्यक्ति में सहनशीलता होती है, अतः उसे अपने जीवन की निराशाओं को सहन करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। नेक्स्ट है जीवन दर्शन। ऐसे व्यक्ति का एक निश्चित जीवन दर्शन होता है जो उसके दैनिक कार्यों को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। उसके जीवन दर्शन का संबंध इसी संसार से होता है, अतः उसमें इस संसार से दूर रहने की प्रवृत्ति नहीं होती और इसी प्रवृत्ति के कारण वह अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वास्तविक कार्य करता है और वह अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की कभी अवहेलना नहीं करता है। तो इस प्रकार यानी सहनशीलता और जीवन दर्शन भी एक महत्वपूर्ण कारक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसकी बात है वातावरण का ज्ञान। अगला नेक्स्ट है वातावरण का ज्ञान। ऐसे ऐसे व्यक्ति को वातावरण और उसकी शक्तियों का ज्ञान होता है और इस ज्ञान के आधार पर वह निर्भय रहकर भावी योजनाएं बनाता है और उसमें जीवन की वास्तविकताओं का उचित ढंग से सामना करने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार यानी वातावरण का ज्ञान अति आवश्यक है। तीसरा है सामंजस्य की योग्यता। ऐसे व्यक्ति में सामंजस्य करने की योग्यता होती है। इसका अभिप्राय यह है कि वह दूसरों के विचारों और समस्याओं को एवं उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को स्वाभाविक बात समझता है और वह स्थायी रूप से प्रेम कर सकता है और प्रेम प्राप्त कर सकता है और मित्र बना सकता है। तो ये सामंजस्य की योग्यता है। वातावरण का ज्ञान। नेक्स्ट है वातावरण का ज्ञान। ऐसे व्यक्ति को वातावरण और उसकी शक्तियों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के आधार पर वह यह निर्भय होकर भावी योजनाएं बनाता है और उसमें जीवन की वास्तविकताओं का उचित ढंग से सामना करने की शक्ति होती है। अगला है सामंजस्य की योग्यता। ऐसे व्यक्ति में सामंजस्य करने की योग्यता होती है और इसका अभिप्राय यह है कि वह दूसरों के विचारों और समस्याओं को एवं उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को स्वाभाविक बात समझता है और वह स्थायी रूप से प्रेम कर सकता है, प्रेम प्राप्त कर सकता है और मित्र बना सकता है। तो इस प्रकार
सामंजस्य की योग्यता, यानी ऐसे व्यक्ति में सामंजस्य करने की योग्यता होती है। इसका अभिप्राय यह है कि वह दूसरों के विचारों और समस्याओं को एवं उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को स्वाभाविक बात समझता है और वह स्थायी रूप से प्रेम कर सकता है, प्रेम प्राप्त कर सकता है और मित्र बना सकता है। अगला है निर्णय करने की योग्यता। निर्णय करने की योग्यता, ऐसे व्यक्ति में निर्णय करने की योग्यता होती है और वह स्पष्ट रूप से विचार करके प्रत्येक कार्य के संबंध में उचित निर्णय कर सकता है। अगला है वास्तविक संसार में निवास। ऐसा व्यक्ति वास्तविक संसार में न कि काल्पनिक संसार में निवास करता है। उसका व्यवहार वास्तविक बातों से न कि इच्छाओं और काल्पनिक भय से निर्देशित होता है। तो यानी वास्तविक संसार में भी निवास, ये भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण है। अगला आता है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान, ऐसा व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण ध्यान देता है और वह स्वस्थ रहने के लिए नियमित जीवन व्यतीत करता है। वह भोजन, नींद, आराम, शारीरिक कार्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और रोगों से सुरक्षा के संबंध में स्वास्थ्य प्रदान करने वाली आदतों का निर्माण करता है। अगला आता है आत्मसम्मान की भावना। ऐसे व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना होती है और वह अपनी योग्यता और महत्व को भलीभांति समझता है एवं दूसरों से उनके सम्मान की आशा करता है। तो आत्मसम्मान, ऐसे व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना होती है और वह अपनी योग्यता और महत्व को भलीभांति समझता है एवं दूसरों से उनके सम्मान की आशा करता है। अगला आता है, वो आता है व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, ऐसे व्यक्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना होती है और वह अपने समूह में अपने को सुरक्षित समझता है और वह जानता है कि उसका समूह उससे प्रेम करता है और उसे उसकी आवश्यकता है। अगला है आत्म मूल्यांकन की क्षमता। ऐसे व्यक्ति में आत्म मूल्यांकन की क्षमता होती है। उसे अपने गुणों, दोषों, विचारों और इच्छाओं का ज्ञान होता है और वह निष्पक्ष रूप से अपने व्यवहार के औचित्य अनौचित्य का निर्णय कर सकता है और वह अपने दोषों को सहज ही स्वीकार कर लेता है। ये आत्म मूल्यांकन की क्षमता है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना और आत्म मूल्यांकन की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके बाद आता है घर, विद्यालय और समाज का मानसिक सुधार में योगदान। यानी घर का, विद्यालय का और समाज का मानसिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य सुधार में क्या योगदान है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द होम, स्कूल एंड सोसाइटी इन मेंटल हेल्थ रिफॉर्मेशन। यानी घर, विद्यालय और समाज का मानसिक स्वास्थ्य सुधार में योगदान। बालक के अनुसार बालक के सुधार तथा परिवर्तन में घर, विद्यालय तथा समाज की प्रमुख भूमिका रहती है। समाज तथा विद्यालय उसके विकास को प्रभावित करते हैं। बालक इन संस्थाओं प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहता है, अतः ये उसके विकास को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती रहती है। तो बालक के सुधार तथा परिवर्तन में घर, विद्यालय, समाज की प्रमुख भूमिका रहती है। समाज तथा विद्यालय उसके विकास को प्रभावित करते हैं। बालक इन संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहता है, अतः ये उसे विकास को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती रहती है। इसके बाद घर का मानसिक स्वास्थ्य सुधार में योगदान। अब आता है घर का क्या योगदान होता है, कि मानसिक स्वास्थ्य सुधार में घर का क्या योगदान हो सकता है। तो घर का मानसिक स्वास्थ्य सुधार में योगदान, घर में मानसिक स्वास्थ्य सबसे अधिक प्रभावित होता है। यदि घर का वातावरण अच्छा है तो घर में मानसिक स्वास्थ्य शीघ्र ही अच्छा हो जाता है और घर बालक के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में निम्नलिखित योगदान करते हैं।
पहला आता है घर का प्रभाव। बालक घर में जन्म लेता है और उसका विकास भी घर में ही होता है, अतः घर का वातावरण बालक को सबसे अधिक प्रभावित करता है। दूसरा है शांतिमय वातावरण। जिन घरों का वातावरण शांतिमय तथा कलह से मुक्त होता है तो वहां बालकों का संवेगात्मक विकास भी स्वाभाविक रूप से होता है। कलह युक्त वातावरण में पले बालक झगड़ालू तथा संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि घर का प्रभाव, बालक घर में जन्म लेता है और उसका विकास भी घर में ही होता है, अतः घर का वातावरण बालक को सबसे अधिक प्रभावित करता है। शांतिमय वातावरण। जिन घरों का वातावरण शांतिमय तथा कलह से मुक्त होता है वहाँ बालकों का संवेगात्मक विकास भी स्वाभाविक रूप से में होता है। कलह युक्त वातावरण में पले बालक झगड़ालू तथा संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं। तो ये यानी घर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, प्रभाव बालक पे पड़ता है। तो जैसा घर का वातावरण होता है वैसे ही बालक का स्वभाव होता है, यानी बालक का व्यवहार है वो डेवलप हो जाता है। इसी में तीसरा आता है भाषा का विकास। बालक बोलचाल का प्रशिक्षण घर से ही सीखता है। माता पिता की भाषा बालकों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। यानी भाषा का विकास है वो घर में सबसे बहुत बड़ा योगदान होता है भाषा के विकास में। जैसा माता पिता जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वैसे ही बालक प्रयोग करेगा, वैसे ही सीखेगा। अगला है माता पिता का व्यवहार। माता पिता का बालकों के प्रति व्यवहार भी उनके विकास को प्रभावित करता है। यदि माता पिता अपने सभी बालकों को समान दृष्टि से प्यार करते हैं तो बालकों का मानसिक विकास भी ठीक प्रकार से होगा। और इसके विपरीत पक्षपातपूर्ण व्यवहार बालकों में द्वंद्व उत्पन्न करता है। जो माता पिता किसी विशेष बालक पर लाड प्यार अधिक करते हैं और उसे बिगड़ने की अधिक संभावना रहती है। तो यहाँ माता पिता का बालकों के प्रति व्यवहार भी उनके विकास को प्रभावित करता है। यदि माता पिता अपने सभी बालकों को समान दृष्टि से प्यार करते हैं तो बालकों का मानसिक विकास भी ठीक प्रकार से होगा। इसके विपरीत यदि पक्षपातपूर्ण व्यवहार बालकों में द्वंद्व उत्पन्न करता है, जो माता पिता किसी विशेष बालक पर लाड प्यार अधिक करते हैं तो उसके बिगड़ने की अधिक संभावना रहती है। तो जैसा माता पिता व्यवहार करेंगे, इस प्रकार का व्यवहार होगा, वैसे ही बालकों का व्यवहार है वो विकसित होगा। इसके बाद अगला आता है पांचवा, सदस्यों का व्यवहार। परिवार के सदस्यों का परस्पर व्यवहार भी बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। जिन परिवारों के सदस्य शिष्ट तथा नियम के जीवन में व्यतीत करने वाले होते हैं तो वहाँ बालक भी शिष्ट तथा नियम से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। वहाँ बालक भी शिष्ट व्यवहार करने वाले तथा नियमित जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। यानी जिस प्रकार का सदस्यों का व्यवहार होगा वैसा ही व्यवहार बालक का भी होगा। परिवार के सदस्यों का परस्पर व्यवहार भी बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी परस्पर जैसा व्यवहार होता है वैसा बालक भी उससे प्रभावित होगा। जिन परिवारों के सदस्य शिष्टता नियम से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, यानी ऐसे परिवार हैं जिनके जो सदस्य हैं वो शिष्ट नियमों के साथ अपना जीवन या नियमों के साथ जीवन जीते हैं, तो वहाँ बालक भी शिष्टता नियम से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं और वहाँ बालक भी शिष्ट व्यवहार करने वाले तथा नियमबद्ध जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। अगला छठा है आर्थिक दशा। परिवार की आर्थिक दशा भी बालकों के विकास को प्रभावित करती है। जिन परिवारों की आर्थिक दशा अच्छी होती है वहां बालकों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिलता है, अतः इनका शारीरिक विकास भी उचित दशा में होता है। परंतु आवश्यकता से अधिक गरिष्ठ भोजन बालकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। प्राय अमीरी के बालक इसी कारण पेट के रोगी होते हैं। दूसरी ओर निर्धन परिवारों के बालक धनाभाव के कारण पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं कर पाते, अतः उनका शारीरिक विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। धनाभाव के कारण निर्धन परिवार के बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, अतः वे कक्षा में पढ़ने में पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ आर्थिक दशा भी क्या करता है, ये भी प्रभावित करता है। परिवार की आर्थिक दशा भी बालकों के विकास को प्रभावित करती है। जिन परिवारों की आर्थिक दशा अच्छी होती है
वहाँ बालकों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिलता है, अतः उनका शारीरिक विकास भी उचित दिशा में होता है। परंतु आवश्यकता से अधिक गरिष्ठ भोजन बालकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। प्राय अमीरों के बालक इसी कारण पेट के रोगी होते हैं। दूसरी ओर निर्धन परिवारों के बालक धनाभाव के कारण पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अतः उनका शारीरिक विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। धनाभाव के कारण निर्धन परिवार के बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, अतः वे कक्षा में भी पढ़ने में पिछड़ जाते हैं। तो ये यानी धनाभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है जो बालकों के विकास को अवरुद्ध करता है। सातवां है सामान्य बुद्धि का विकास। जिन परिवारों में अच्छी पुस्तकें होती हैं तथा अच्छी पत्रिकाएं आती हैं, वहां बालकों की सामान्य बुद्धि का विकास तीव्र होता है। यानी जिन परिवारों के अंदर पत्रिकाएं अच्छी आती हैं, पुस्तकें अच्छी आती हैं, पुस्तकें अच्छी होती हैं, तो वहां बालकों का भी वैसे ही मानसिक विकास होगा। अगला है अनुशासन का प्रशिक्षण है। जिन परिवारों में अनुशासन की भावना आवश्यकता से अधिक कठोर होती है तथा माता पिता बात बात पर बालकों को कठोर दंड देते हैं, तो वहां के बालक विद्रोही होते हैं और चोरी छिपे अपराध करने लगते हैं। उनके मस्तिष्क में एक प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। यानी अनुशासन का प्रशिक्षण भी अति आवश्यक है कि जिन परिवारों में अनुशासन की भावना आवश्यकता से अधिक कठोर होती है तथा माता पिता बात बात पर बालकों को कठोर दंड देते हैं और वहां के बालक विद्रोही हो जाते हैं। यानी बार बार जब वो इस प्रकार का माता पिता कठोर दंड देंगे तो बालक क्या करेंगे, फिर एक तय समय के अनुसार वो क्या है, विद्रोह कर देंगे और चोरी छिपे के अपराध करने लग जाते हैं और उनके मस्तिष्क में एक प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आगे जो आता है वो आता है घर के वातावरण में सुधार। घर के वातावरण में सुधार के सुझाव। यानी घर के वातावरण में सुधार के क्या सुझाव हो सकते हैं। घर के वातावरण में मानसिक स्वास्थ्य सुधार के सुझाव निम्न हो सकते हैं। घर का वातावरण पूर्णतः शांति में होना चाहिए। बात बात पर माता पिता को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, अभिभावकों को लालन पालन करने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। बालकों की विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार किया जाए तथा उन्हें बात बात में डांटना और डपटना नहीं चाहिए। निर्धन परिवार के बालकों को सरकार द्वारा पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बालकों को खेलने कूदने की स्वतंत्रता दें। परिवार के समस्त सदस्यों का आचरण नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। यानी यहाँ अपने को क्या है, अभिभावकों को लालन पालन करने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। दूसरा है बालकों की विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। तीसरा है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार किया जाए तथा उन्हें बात बात में डांटना डपटना नहीं चाहिए। अगला है निर्धन परिवार के बालकों को सरकार द्वारा पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। और अगला है अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बालकों को खेलने कूदने की स्वतंत्रता दें। और अगला है परिवार के समस्त सदस्यों का आचरण नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। तो ये क्या है, ये काफी वातावरण में सुधार के सुझाव इस प्रकार अपने हो सकते हैं। विद्यालय का मानसिक स्वास्थ्य सुधार में योगदान। यानी विद्यालय का मानसिक स्वास्थ्य सुधार में क्या योगदान हो सकता है, विद्यालय क्या योगदान कर सकता है अपने स्तर से। विद्यालय का मानसिक स्वास्थ्य सुधार में योगदान। विद्यालय बालक के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में निम्नलिखित योगदान करते हैं। यानी विद्यालय का मानसिक स्वास्थ्य सुधार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय बालक के लिए स्वास्थ्यप्रद और शिक्षाप्रद वातावरण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के वातावरण में उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास उचित प्रकार से होता है। विद्यालय बालकों को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं और इस प्रकार उनमें सामाजिकता का विकास करते हैं। जिन बालकों के घर का वातावरण शैक्षिक नहीं होता, तो वे बालक विद्यालय में इस अभाव की पूर्ति कर लेते हैं। तो विद्यालय का मानसिक स्वास्थ्य सुधार में क्या योगदान हो सकता है, यहाँ अपने को लेना है। विद्यालय बालक के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में नियुक्त योगदान करते हैं। विद्यालय बालक के लिए स्वास्थ्यप्रद और शिक्षाप्रद वातावरण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के वातावरण में उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास उसी प्रकार से होता है। विद्यालय बालकों को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार उनमें सामाजिकता का विकास करते हैं। जिन बालकों के घर का वातावरण शैक्षिक नहीं होता, वे बालक विद्यालय में इस अभाव की पूर्ति कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये यानी विद्यालय का एक बहुत बड़ा योगदान मानसिक स्वास्थ्य सुधार के अंतर्गत होता है। अगला है वाद विवाद
कविता प्रतियोगिता तथा अन्य साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेकर बालक अपना साहित्यिक विकास करते हैं। विद्यालय सामूहिक खेल कूद तथा व्यायाम शालाओं का आयोजन करके छात्रों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। विद्यालयों में बालकों की रचनात्मक शक्ति तथा प्रतिभा का विकास होता है। स्वशासन जैसी योजनाओं में भाग लेकर बालक प्रजातंत्र का पाठ सीखते हैं। बुनियादी विद्यालय बालकों को विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देकर व्यवसायिक क्षमताओं का विकास करते हैं। यानी यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि वाद विवाद, कविता प्रतियोगिता तथा अन्य साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेकर बालक अपना साहित्यिक विकास करते हैं। अगला है विद्यालय सामूहिक खेल कूद तथा व्यायाम शालाओं का आयोजन करके छात्रों के शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। नेक्स्ट है विद्यालयों में बालकों की रचनात्मक शक्ति तथा प्रतिभा का विकास होता है। नेक्स्ट है स्वशासन जैसी योजनाओं में भाग लेकर बालक प्रजातंत्र का पाठ सीखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है बुनियादी विद्यालय बालकों को विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देकर व्यवसायिक क्षमताओं का विकास करते हैं। तो ये क्या है, विद्यालय से संबंधित ये महत्वपूर्ण समाज या समूह का मानसिक स्वास्थ्य सुधार में योगदान। यानी आगे आता है समाज या समूह का मानसिक स्वास्थ्य सुधार में योगदान क्या होता है। तो समाज या समूह मानसिक स्वास्थ्य सुधार में क्या योगदान कर सकता है। समूह एक प्रकार के से समाज की इकाई होती है। बालक किसी न किसी समूह के सदस्य होते हैं और उसके प्रति निष्ठावान होते हैं। बालकों के खेलने कूदने की विभिन्न क्रियाएं समूह में होती हैं। ऐसी दशा में बालक का समूह द्वारा प्रभावित होना स्वाभाविक हो जाता है। अतः समूह बालक के विकास को अवश्य प्रभावित करता है और समाज बालक में सामाजिकता की भावना का विकास करता है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में समाज या समूह में के योगदान निम्न प्रकार से होता है। यानी यहाँ अपने को ध्यान देना है कि समूह एक प्रकार से समाज की इकाई होती है। बालक किसी न किसी समूह के सदस्य होते हैं और उसके प्रति निष्ठावान होते हैं। बालकों के खेलने कूदने की विभिन्न क्रियाएं समूह में ही होती हैं। ऐसी दशा में बालक का समूह द्वारा प्रभावित होना स्वाभाविक हो जाता है। अतः समूह बालक के विकास को अवश्य प्रभावित करता है। समाज बालक में सामाजिकता की भावना का विकास करता है। बालक में मानसिक स्वास्थ्य सुधार में समाज के समूह के योगदान निम्न प्रकार से होता है। यानी समूह का योगदान क्या होता है, उसी योगदान के बारे में अपने चर्चा करते हैं। समाज में रहकर बालक परस्पर सहयोग और सहकारिता की भावना सीखते हैं तथा नेतृत्व की भावना का जन्म होता है। समाज बालकों को संगठन और नेतृत्व प्रशिक्षण देता है। यदि समाज के सदस्य दुराचारी और भ्रष्ट हैं तो अच्छे बालक भी भ्रष्ट और दुराचारी हो जाते हैं। समाज बालकों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करता है। वह प्रतियोगिता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। बुद्धिमान मित्रों के समूह में बालक का मानसिक विकास होता है। समाज में न रहने पर बालक एकांत प्रिय तथा असामाजिक हो जाता है। समाज में रहकर बालक अपनी रुचियों क्षमताओं तथा योग्यताओं का विकास कर लेता है। यानी यहाँ अपने को समाज में रहकर बालक परस्पर सहयोग और सहकारिता की भावना सीखते हैं तथा नेतृत्व की भावना का जन्म होता है। नेक्स्ट है समाज बालकों को संगठन और नेतृत्व प्रशिक्षण देता है। आगे यदि समाज के सदस्य दुराचारी और भ्रष्ट है तो अच्छे बालक भी भ्रष्ट और दुराचारी हो जाते हैं। नेक्स्ट है समाज बालकों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करता है और वह प्रतियोगिता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। नेक्स्ट है बुद्धिमान मित्रों के समूह में बालक का मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट है समाज में न रहने पर बालक एकांत प्रिय और सामाजिक हो जाता है। और नेक्स्ट है समाज में रहकर बालक अपनी रुचियों क्षमताओं और योग्यताओं का विकास कर लेता है। तो इस प्रकार समाज का एक महत्वपूर्ण ये योगदान होता है। उसके बाद आगे आता है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के विकास की विधियां। यानी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के विकास की विधियां क्या है उसके बारे में अपने यहाँ चर्चा करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकास के तरीके। बालक की मानसिक रूप से स्वस्थ न रहने के कारण उसके अंदर असमायोजन उत्पन्न हो जाता है। इससे बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह समायोजन उचित रूप से नहीं कर पाता। उसकी क्षमता में कमी आ जाती है और छात्र के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अगर लिखित उपाय करने चाहिए। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का होना भी आवश्यक है। इसलिए बालक को सदैव अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यानी मानसिक स्वास्थ्य विकास के तरीके। यानी बालक के मानसिक रूप से स्वस्थ न रहने के कारण उसके अंदर असमायोजन उत्पन्न हो जाता है।
इससे बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वह समायोजन उचित रूप से नहीं कर पाता और उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। और छात्र के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अगले उपाय करने चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का होना भी आवश्यक है। इसलिए बालक को सदैव अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा। यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा, प्रत्येक बालक को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा करने से वह अपनी कठिनाइयों को समझकर उनका उचित उपचार कर सकेगा, जिससे उसका समायोजन भी ठीक बना रहेगा। तीसरा है आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना। बालक में समायोजन का मुख्य कारण उसकी आर्थिक स्थिति होती है। घर की आर्थिक दशा ठीक होने पर ही वह आर्थिक चिंता से मुक्त होगा और उसका समायोजन भी अच्छा होगा। अगला है उचित मात्रा में गृह तक कक्षा कार्य प्रदान करना। बालक की मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए उसे विद्यालय में उचित मात्रा में गृह कार्य तथा कक्षा कार्य दिया जाए। और कार्य की अधिकता और कार्य की कमी दोनों ही बालक में असमायोजन उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा, प्रत्येक बालक को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा करने से वह अपनी कठिनाइयों को समझकर उनका उचित उपचार कर सकेगा, जिससे उसका समायोजन ठीक बना रहेगा। तीसरा, आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना। बालक में समायोजन का मुख्य कारण उसकी आर्थिक स्थिति होती है। घर की आर्थिक दशा ठीक होने पर ही वह आर्थिक चिंता से मुक्त होगा और उसका समायोजन भी अच्छा होगा। उचित मात्रा में गृह तथा कक्षा कार्य प्रदान करना। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए उसे विद्यालय में उचित मात्रा में गृह तथा कक्षा कार्य दिया जाए। और कार्य की अधिकता और कार्य की कमी दोनों ही बालक में असमायोजन उत्पन्न कर देती है। अगला आता है पांचवा, भविष्य में व्यवसाय की उत्पत्ति। अधिक आयु के बालकों को यह चिंता रहती है कि पढ़ लिख कर जब तैयार हो जाएंगे तो हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, हम क्या करेंगे। आज बेरोजगारों के समय यह चिंता रहती है और उनको नौकरी या व्यवसाय चयन की चिंता न होगी तो वे मन लगाकर विद्या अध्ययन करेंगे, तब उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहेगा। छठा है मनोरंजन की व्यवस्था। बालकों के मनोरंजन की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कठिन परिश्रम के कारण बालकों को मानसिक थकान हो जाती है, अतः समायोजन प्रभावित होता है। सातवां है सदाचरण करने वाले मित्र बनाना। बालकों को चरित्रवान तथा विश्वास पात्र मित्र बनाने चाहिए, ताकि संकट के समय वे काम आ सके। और अच्छे मित्रों के अभाव में आपत्ति के समय मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। शिक्षण सामग्री की सुविधा। बालकों को अध्ययन हेतु पर्याप्त मात्रा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। यानी यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि भविष्य में व्यवसाय की प्राप्ति। अधिक आयु के बालकों को यह चिंता रहती है कि पढ़ लिख कर जब तैयार हो जाएंगे तो हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, हम क्या करेंगे। आज के बेरोजगारी के समय यह चिंता रहती है और उनको नौकरी या व्यवसाय चयन की चिंता न होगी तो वे मन लगाकर विद्या अध्ययन करेंगे, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अगला है मनोरंजन की व्यवस्था। बालकों के मनोरंजन की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कठिन परिश्रम के कारण बालकों को मानसिक थकान हो जाती है, अतः समायोजन प्रभावित होता है। अगला नेक्स्ट है सदाचरण वाले मित्र बनाना। बालकों को चरित्रवान एवं विश्वास पात्र मित्र बनाने चाहिए, ताकि संकट के समय वे काम आ सके। अच्छे मित्रों के अभाव में आपत्ति के समय मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगला है शिक्षण सामग्री की सुविधा। बालकों को अध्ययन हेतु पर्याप्त मात्रा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार यानी आज आपका जो टॉपिक था वो था मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। तो मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आज ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। और मानसिक जो स्वास्थ्य है ये काफी महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लेकिन अपने कई बार ध्यान नहीं दे पाते, और ऐसे कोई एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है वो हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ना है और इस पे अपने को ध्यान देना है, ताकि यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए और हमारा छूटना नहीं चाहिए। और इसी क्लास के साथ ही यानी आज जो हमारी क्लास थी वो स्मार्ट स्टडी क्लास, और क्लास नंबर था 20।
इसी 20 नंबर क्लास के साथ ही आपका जो रीट का जो टोटल सिलेबस है और सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अपने कितना महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक इम्पोर्टेंट के रूप में यहाँ पे शॉर्ट रूप में आपको बताया गया है कि मात्र 20 क्लासें, और 20 क्लासों के यदि आप घंटे जोड़ेंगे तो ये घंटे बनते हैं मुश्किल से 30। तो केवल 30 घंटों के अंतर्गत आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है 20 क्लासों के माध्यम से। तो इससे शॉर्ट और क्या हो सकता है। और जितने भी आप जो टॉपिक आपने देखे हैं कि वो महत्वपूर्ण टॉपिक का चुनाव किया गया है, महत्वपूर्ण कंटेंट वहां डाले गए हैं जिनसे क्वेश्चन सीधा उठता है। यानी जब आप इसको करोगे तो वहां आप क्वेश्चन आपका यहीं से निकलता है। तो अपने इतने शॉर्ट रूप से कम समय में और इतनी बेहतर तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और वो भी अपने इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क रूप से हमें मिल रहा है। तो इसलिए अपने को लगातार जो क्लासें हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जहाँ स्मार्ट स्टडी की क्लास 1 नंबर से स्टार्ट हुई थी और 1 से ये 20 तक आई है, तो टोटल 1 से 20 तक जो 20 क्लासें हैं, उन 20 क्लासों को कंटिन्यू आप देखिए। 1 नंबर देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए, 6 देखिए, 7 देखिए, 8 देखिए, 9 देखिए, 10 देखिए, 11 देखिए, 12 देखिए, 13 देखिए, 14 देखिए, फिर 15 नंबर, फिर 16 नंबर, फिर 17 नंबर, फिर 18 नंबर, फिर 19 नंबर और लास्ट में 20 नंबर। अब कंटिन्यू ये क्लासें आप पूरी कर लेंगे तो आपके सारे सारे जो कंटेंट है वो एकदम सही समझ में आ जाएंगे। आपके कहने का मतलब आपका हर एक कंटेंट आपके समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए। तो इसलिए अपने को 1 से लेकर के कंटिन्यू 20 तक 20 क्लासें रेगुलर अपने को देखनी है। और साथ साथ में आपको क्या बनाने हैं, नोट्स भी बनाने हैं, ये भी ध्यान रखना है। आपके नोट्स आपके होने चाहिए और यहाँ जितने भी हैं वो शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, यानी किसी प्रकार का फालतू का कोई विषय वस्तु नहीं डाला गया है। केवल महत्वपूर्ण आपके लिए उपयोगी विषय वस्तु है वो यहाँ पे डाली गई है। तो ये आपके 30 घंटे के बहुत छोटे से नोट्स आपके बन जाएंगे कि मात्र 30 घंटे की जो क्लासें हैं इनसे बहुत छोटे नोट्स बन जाएंगे। और जब आप एग्जाम के नजदीक इनका दोहराव करोगे, जब विषय वस्तु का दोहराव करोगे, तब हमें ये नोट्स काम में आएंगे, शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। क्योंकि विषय वस्तु का एकदम एग्जाम के नजदीक मात्र कम समय के अंतर्गत शॉर्ट नोट से ही दोहराव हो सकता है। अब यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप कम विषय के अंतर्गत उस विषय वस्तु का क्या कर लेंगे, दोहराव कर लेंगे। यानी उसके बारे में आप तुरंत पढ़ लेंगे, पूरे विषय वस्तु के बारे में आप अच्छी प्रकार से जान लेंगे, समय भी कम लगेगा और माथापच्ची भी ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए अपने कम समय के अंतर्गत अच्छा काम ये कर सकते हैं अपने। तो आपको यहाँ पे समझना है कि अपने को क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और क्लासें पूरी पूरी नियमित आपको लगानी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, उन मनोवैज्ञानिक का परिचय से संबंधित हमारी आगे वाली नेक्स्ट क्लास रहेगी। तो आप इस क्लास को लगाना न भूलें, ये अपने को ध्यान रखें। मनोवैज्ञानिकों के परिचय से संबंधित क्लास अवश्य लगाएं, क्योंकि यहाँ से आपको क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर होंगे। मनोवैज्ञानिकों को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक मनोवैज्ञानिक पे जीवन चरित्र पे यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा गलत नहीं होगा। तो आगे वाली जो 21 नंबर क्लास रहेगी वो उन्हीं की रहेगी। और मनोवैज्ञानिकों की क्लास लगभग 1 या 2 क्लास में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 22 क्लासों में आपका हर एक चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अपने को शॉर्ट रूप से इनका फायदा उठाना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन हर एक टॉपिक पे आपकी MCQ क्लासें रहेगी, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन की क्लासें रहेगी, यानी जिसको टेस्ट अपने बोलते हैं, वो टेस्ट की क्लासें रहेगी। और हर रोज एक टेस्ट आएगा आपको और उसमें अधिकतम क्वेश्चनों का समावेश किया जाएगा और वो भी व्याख्या सहित किया जाएगा। तो आपको उन टेस्ट को अवश्य देना है ताकि आपके समझ में आ जाए कि टेस्ट में आपके नंबर कितने आते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो आप उन टेस्ट की क्लासों को अवश्य लगाएं, उनको न छोड़ें। आप पहले आप 1 से लेकर के 20 तक की ये क्लासें लगा लें, उसके बाद उस टेस्ट की क्लासें लगाएं ताकि अपनी तैयारी है वो अच्छी प्रकार से हो सके।
और जब हमने टेस्ट लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। जो टॉपिक हमारा कमजोर होगा, जिसमें नंबर कम आ रहे हैं, जिसमें हमारा प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं होता है, तो उस टॉपिक को अपने दोबारा रिवाइज कर लेंगे अच्छी प्रकार से। तो ये यानी कमजोर टॉपिक को हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अपन उसको मजबूत बना सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए क्लासों का बहुत टेस्ट की क्लासों का बहुत बड़ा योगदान है। टेस्ट की क्लासें कभी भी आपको छोड़नी नहीं है, ये ध्यान रखना है। टेस्ट की क्लासें आप अवश्य लगाएं। तो जो भी टेस्ट की क्लासें आएगी, जो एमसीक्यू की जो क्लासें आएगी, वो आपको अवश्य लगानी है और अपनी तैयारी को अच्छा बनाना है। इसी के साथ आपकी ये क्लासें कंप्लीट होती हैं। 20 क्लासों में आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया। मात्र 30 घंटे की क्लासें हैं। तो इस 30 घंटे क्लासें आप कहीं भी दे सकते हैं। कंटिन्यू आप इन क्लासों को देखिए और फायदा उठाइए। इसके अलावा किसी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें और कोई क्लास है वो हमारे से मिस न और कंटिन्यू हमारी क्लासें चलती रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना अति आवश्यक है, ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। और इसके अलावा जो आपके दोस्त आपके साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये लिंक शेयर करें, ताकि वो भी इन क्लासों का फायदा उठा सके। एकदम निःशुल्क क्लासें हैं, कोई किसी प्रकार की शुल्क आपसे नहीं ली जा रही है। निःशुल्क क्लासों के रूप में एक अच्छी सामग्री आपको मिल रही है, जो काफी शॉर्ट रूप से संधारित की हुई सामग्री है। तो इसलिए निःशुल्क रूप से आपको इन सामग्री का अपने को फायदा उठाना है, तो इसको जाने नहीं देना है। तो इसलिए आप अपने साथियों को भी जोड़िए, उनको भेजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद। जय